देखो, यूपीएससी ने हमसे 2024 में टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा। ये खबरों में था, है ना? ये टोटल खबरों में था। ये और खबरों में क्यों था मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है। देन आपका साउथ कोरिया के बारे में, और ये तुम्हारा साउथ कोरिया जापान का फर्टिलिटी रेट नीचे है। इसको लेकर खबरों में था ये। देखते हैं, पहले हम पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमसे इन्होंने 1995 में पूछा। इससे तो 4 पीवाई की है, तो पहले हम 8 पीवाई की सॉल्व कर चुके हैं। द मेन रीजन ऑफ लो ग्रोथ रेट इन इंडिया। मेन रीजन ऑफ लो ग्रोथ रेट इन इंडिया। ग्रोथ रेट इन इंडिया इन in spite of high rate of saving and capital formation। देखो, भारत का मध्यम वर्ग सेविंग करता है ना? और जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, परंतु भारत में फिर भी लो ग्रेथ ग्रोथ क्यों है? लो ग्रोथ रेट क्यों है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। हाई कैपिटल, जैसे अभी आज सुबह जो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नहीं पढ़ा था। अभी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पढ़ा था हमने ये। तो एविएशन वाला है, पढ़ा था हमने एक, कहाँ था? ये रहा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो यही था कि भारत में ना, अगर आपको भारत में आई कोर, जिसको हमने इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, जितना कम होगा उतना बढ़िया है। कि अगर आपको एक अधिक पूंजी की अधिक अधिक उत्पादन में एक अधिक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आपको कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी। ये वही है भारत। इसके ऑप्शन देख लीजिए। हाई बर्थ रेट, मतलब ही नहीं है। लो लेवल लो लेवल ऑफ फॉरेन एड। फॉरेन एड का क्या मतलब? लो कैपिटल आउटपुट रेशो, ये होता तो फिर वारे नारे हुई तो। फिर उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा, अकॉर्डिंग टू, ये केरला वाला है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, मोर फीमेल चिल्ड्रन आर born each year than male children in इंडिया। देखो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। महिलाओं, अब जो प्रति व्यक्ति महिला निकालते थे पुरुषों पर, वो कम है। बहुत से राज्यों में बहुत से राज्यों में माइग्रेशन शादी की वजह से हो रहा है। जैसे बोलते हैं कि राजस्थान और पंजाब में लोग, या ऐसे राजस्थान पंजाब का क्यों उदाहरण ले, ऐसे राज्यों में जहाँ महिलाओं की संख्या कम है, वहाँ दूसरे राज्यों से शादी कर करके महिलाओं को लाया जा रहा है। जिन राज्यों में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। In India, the death rate of male children is higher than that female. Both are true, but not through explanation. B। 101 वाला, यूपीएससी ने इसका आंसर नहीं दे रखा। चलो कोई नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नहीं पता। द नेशनल पॉपुलेशन, ये मुझे वैसे इसका आंसर पता है, 2 और 3 है। द नेशनल population policy of India in 2006 to achieve replacement level of fertility by 2010 with population of 111 करोड़। अब देखिए आप, भारत थोड़ा सा ना हर काम में थोड़ा सा देर कर देता है ना? अब जैसे ये हो सकता था कि हमें अपना रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल को 2010 में कनेक्ट कर, वो मतलब तक पहुंचना था। परंतु हम कब पहुंचे? हम पहुंचे 2025 में हम पहुंचे, है ना? केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है।
टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड। अब 2024 का पढ़ लेते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है जो डिफाइन करता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर थाउजेंड पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ बोर्न पर थाउजेंड इन अ इन अ हाउ मच चिल्ड्रन सॉरी इन अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एज पर थाउजेंड पीपल इन द पॉपुलेशन। जिसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, मतलब 1000 की दर पर, 1000 जनसंख्या की दर पर कितने बच्चों का जन्म हुआ। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन गिवन पॉपुलेशन। ये भी सिंपल है। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये नेचुरल क्राउड, ये नेचुरल, ये जैसे ये जो है ना, ए एन बी एन सी, ये ए एन सी तो बिल्कुल ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगे ना लगे, हम सब लोगों को ना क्वेश्चन, उनको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंचना है। अगर आप, अगर आपको ही फैक्ट है वो पता है आपको, तो ठीक है भाई। पर अगर आपको नहीं पता, आपको लग रहा है आपको आता है, फिर भी मैं आपको, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हो, प्लीज ऑप्शन में एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्योंकि यूपीएससी इतना क्लोज ऑप्शन दे रहा है कि मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप जैसे आप ये देख लीजिए, बी ऑप्शन देख लीजिए, मतलब ये प्रिंसिपल रूप से ये अलग चीज है। मतलब अगर आप थोड़ा देखें, लेकिन फिर भी द एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय एंड ऑफ देयर चाइल्ड बियरिंग एज। आंसर डी है इसका, ये हमको पता था। A number of children born per thousand people in population in a year. Describe the crude birth rate, not TFR. The number of children born as per thousand in the population as per, in describe crude birth rate. The birth rate minus death rate refers to natural growth rate or natural or rate of natural increase, not TFR. Total fertility rate is a demographic measure that represents average average number of children of a woman would have over lifetime under age specific fertility rate, assuming no mortality before the end of their reproductive year. TFR is calculated as per woman, not per couple। इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, और हम इसको देख लेते हैं रिप्रेजेंट एवरेज। थोड़ा सा मुझे इसमें ना कुछ चीजें हैं। Total fertility rate is a demographic measure that represents the average number of children a woman would have over her lifetime under current age-specific fertility rate, assuming no mortality before the end of their reproductive year. TFR is calculated per woman, not per couple। इसे आसान भाषा में समझाओ। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने जीवन में औसतन कितने बच्चे को जन्म देगी। अगर आज के समय में आज के समय की उम्र के हिसाब से जन्म दर फर्टिलिटी रेट पूरी जिंदगी बना रहे और महिला की प्रजनन उम्र 15 से 49 में उसकी मृत्यु ना हो। ठीक है। थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाओ। एक एक महिला
पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चे पैदा करेगी? ये माना जाता है कि महिला अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है 32 साल के अंदर, तो उस महिलाओं को टोटल फर्टिलिटी रेट वाली महिलाओं में यूज फर्टिलिटी रेट वाली महिलाओं में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? ठीक है। क्रूड बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लिव birth occurring in given geographical area during a specific year as per thousand mid-year estimated population। इसे सिंपल भाषा में समझाओ, लैंग्वेज में समझाओ। अरे आपको तो बताना भूल ही गया कि ना, देखो टीएफआर के बारे में मैं एक चीज क्या पता लगी हमें कि टीएफआर पढ़ लीजिए। इसमें टीएफआर में माना जाता है कि एक महिला पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चे पैदा करेगी। यह माना जाता है कि महिला 15 से 49 साल की उम्र तक जीती रहेगी। यह सिर्फ महिलाओं यह सिर्फ महिलाओं के लिए गिना जाता है, ना कि पति पत्नी दोनों के लिए। अगर टीएफआर 2 है तो इसका मतलब महिला अपने जीवन में औसतन 2 बच्चे पैदा करेगी। अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है 15 से 49 वर्ष के बीच में, तो उस महिलाओं को टीएफआर रेट में नहीं गिना जाएगा। देखते हैं जो मैंने ये पूछा था, किसी इलाके, गांव, शहर, देश में एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए उनकी उनकी जनसंख्या पर। यह हर साल हजार लोगों पर गिना जाता है। इसमें पूरे इलाके की कुल आबादी को देखा जाता है, सिर्फ महिलाओं को नहीं। इसमें उम्र या लिंग का फर्क नहीं देखा जाता, बस कुल कुल जनसंख्या की गिनती की जाती है। सीधी भाषा में, अगर एक साल में अगर अगर एक शहर में एक साल में 10,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, और उसमें 20 बच्चे पैदा हुए हैं, तो क्रूड बर्थ रेट, अगर एक शहर में 10,000 50,000 लोग रहते हैं और उसमें एक साल में 240 बच्चे पैदा हुए हैं, तो 240 को 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। रुपए नहीं, अगर 240 बच्चे पैदा हुए हैं तो 240 को 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो क्रूज बर्थ रेट में क्या बोल रखा है। सिंपल सी बात है, एक साल में आपकी आबादी पर कुल कितने बच्चे पैदा हुए हैं। और जैसे मान लीजिए, अगर किसी किसी की आबादी है, उसमें कितने, कुल आबादी कुल बच्चे देखते हैं, ना कि लिंग देखते हैं। मान लीजिए कुल आबादी है आपकी 5 लाख, और आप वहाँ पर 2,000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो 5 लाख को 2,000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसे जो भी आंसर आएगा उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्रूड डेथ रेट। Crude death rate, the number of deaths occurring in given geographical area during specific year as per thousand mid-year estimated population।
इसे आसान भाषा में समझाओ। क्रूड डेथ रेट का मतलब है किसी इलाके जैसे गांव या शहर या देश में एक साल आ गया एक इलाके में एक साल में जितने लोगों की मौत हुई है वहाँ हर जनसंख्या 1,000 1,000 लोगों पर कितनी है। इसमें इसमें 1,000 लोगों का आधार गिना जाता है, तभी उम्र बूढ़े बच्चे जवान शामिल होते हैं। ठीक है। बस में कुल जनसंख्या उम्र या कारण नहीं देखा जाता। क्रूड डेथ रेट में क्या कोई जवान मरे क्या कोई बूढ़ा मरे, इसमें केवल वही देखा जाता है। Net reproductive rate: the average number of daughters a woman or a group of women would have during her reproductive year, assuming she follow the age-specific fertility and mortality rates of given year. And net reproductive rate of one indicates that each generation of mother having exactly enough daughters to replace themselves, amplifying zero population growth, excluding migration. सिंपल भाषा में समझाओ। एक एक महिला या महिलाओं का समूह अपने जीवन में औसतन कितनी बेटियों को जन्म देगी अगर आज की उम्र के हिसाब से जन्म और मृत्यु दर वैसे ही बनी रहे। इसमें सिर्फ बेटियों को गिनते हैं, बेटों को नहीं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट यह माना जाता है कि कुछ महिला अरे कहाँ- अगर अगर हाँ मर जाएगा सिर्फ बेटी को गिनते हैं। यह माना जाता है कि कुछ महिला की प्रजनन उम्र के बीच मर सकती हैं, यानी सिर्फ उन बेटियों को गिनते हैं जो माँ की जगह जाकर बच्चे पैदा कर सकें। आसान भाषा में समझो, अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट एक है तो इसका मतलब हर महिला इतनी बेटी को जन्म दे रही है कि वो खुद को बदला जा सके। यानी यानी एक पीढ़ी की महिलाएं जितनी थी अगली पीढ़ी में भी उतनी रहेंगी। अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट एक 2.5 है तो आबादी धीरे धीरे बढ़ेगी, अगर एक से कम है तो धीरे धीरे घटेगी। भारत का नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितना है? तो देखते हैं। अरे यार ऑप्शन नहीं है। चलो कोई नहीं, क्या बता दो। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट: the average number of daughters of a woman or a group of women would have during her lifetime, assuming she experienced the age-specific fertility rate of given year and survives through the reproductive year. GRR assume no female mortality during the reproductive year. सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। इसमें वो लगता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का मतलब किसी महिलाओं या महिलाओं के समूह द्वारा अरे मतलब अपने जीवन में पैदा की गई बेटियों की औसत संख्या। लेकिन महिला की उम्र लेकिन महिलाओं की पूरी उम्र में जो उम्र के हिसाब से जन्म दर वैसी ही रहे महिला की प्रजनन की। ये और पैदा किया गया महिला में मृत्यु दर इसे मृत्यु दर को नहीं मतलब मान लिया जाता है कि कोई महिला प्रजनन काल में नहीं मरेगी। नेट रिप्रोडक्टिव रेट ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट से किस तरह अलग है?
बता सकते हैं मेरे को ये रहा बताइए सबसे बड़ा जीआरआर जीआरआर में मृत्यु दर को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि एनआरआर में मृत्यु दर का भी असर देखा जाता है। जीआरआर सिर्फ औसतन बेटी पैदा करने की संख्या बताता है, जबकि एनआरआर बताता है कि अरे बस अरे वाह अरे अगर मतलब एनआरआर बताता है। देखो जीआरआर सोचता है कि बस बच्चियां पैदा हो रही हैं तो इसका मतलब वो हमेशा वो जीती रहेंगी, वो मरेंगी नहीं। पर एनआरआर बताता है कि भैया कितनी लड़कियां कितनी लड़कियां उस उम्र तक पहुंच जाएंगी कि वो बच्चा पैदा कर सके। मतलब वो 15 से लेकर 49 की उम्र तक पहुंच जाएगी, वो नेट बताता है। और जीआरआर बताता है कि बस बच्ची पैदा हो गई तो वो है। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द नंबर ऑफ थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं। द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर इन वन ईयर एज पर थाउजेंड लिव बर्थ इन अ गिवन ईयर। Infant mortality rate, the number of deaths of infants under 1 year of age as per thousand live birth in given year। आसान भाषा में समझाओ यार। इसका की इंडिकेटर इंग्लिश में करते हैं। infant mortality rate is the key indicator of public health representing the number of deaths of infants under 1 year as per thousand। एक साल अगर, और ये भी देख लीजिए, ये भी जरूरी है कि इन्फेंट वो है जो एक साल की उम्र तक है। as, as per 100 as per thousand live birth in given year। It is a critical measure for assessing overall health and well-being of population, particularly terms on maternal child health care। The high IMR indicates issue like poor health facilities। अभी तो इजी लैंग्वेज में समझा दो। कहाँ गया? ठीक है। इनफेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पे निकाला जाता है, 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मरे, और वो निकाला जाता है 1 लाख पे। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज, आसानी से एक्सीडेंट से मर गई। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। वो क्या हो गया? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ एज पर थाउजेंड इन स्पेसिफिक एज ग्रुप इन गिवन ईयर। एक्सप्लेन इन हिंदी सिंपल लैंग्वेज। वह दर है जो किसी विशेष आयु वर्ग पर 1000 महिलाओं। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। अगर कोई महिला 40 की। ठीक है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस वन जनरेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट विदाउट माइग्रेशन। Replacement level fertility, the total fertility rate at which a population exactly replaces itself from one generation to the next without migration। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ इसमें और माइग्रेशन का क्या हिस्सा है, और माइग्रेशन क्या क्या चक्कर है। बस। अरे यार।
ताकि जनसंख्या में के लिए आकार प्रदान रखें, तो बिना बाहरी प्रवास के प्रवास लोग एक जगह से जगह जाने। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, डेवलप कंट्री में ये 2.1 है, डेवलपिंग में 2.2 एंड 2.3 है। अब देख लेते हैं। लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आने वाले 6 मिनट के अंदर बनने वाला है वैसे। पहले हम खत्म कर देंगे इसे। टोटल डिपेंडेंसी खत्म होने वाला है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 year and above, it that economically active, either employed or actively seeking employed। प्लीज इसे आसान भाषा में समझा दो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक वह पर्ची है जो काम करने की उम्र 15 साल या उससे ऊपर वाले लोग, वो लोग उन लोगों को दर्शाता है जो सक्रिय है। इसका मतलब, अरे यार, इसका उन लोगों को दर्शाता है जो आर्थिक रूप से सक्रिय है। इसका मतलब यह दर उन लोगों की संख्या बताती है जो या तो काम कर रहे हैं या काम पाने के लिए सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। सरल शब्दों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यह बताता है कि किसी समाज में काम करने की उम्र कि कितने लोग काम कर रहे हैं या नौकरी ढूंढने में लगे हैं। इस प्रतिशत इसे प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 15 साल से ऊपर या उससे ऊपर के उम्र के 1000 लोग हैं और उनमें से 600 लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, तो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो 7 होगा। ठीक है, फॉर्मूला लेबर फोर्स वर्किंग एज। ठीक है। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। ठीक है। लेबर फोर्स में भाई एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में दोनों को रखा जाता है और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं किया जाता, वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। ठीक है। की डाटा, ओवरऑल लेबर फोर्स इन इंडिया 57%, है ना। मेल 78%, फीमेल 34%। हायर एल एफ आर, मोर पीपल आर पास इन वर्क फोर्स, लो इन डिक्लाइन हायर। ठीक है। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो, द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन चिल्ड्रन प्लस में एल्डरली टू वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 टू 54 ईयर। फॉर्मूला टोटल डिपेंडेंसी रेशियो। इसे हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करें, अच्छी तरह साधारण भाषा में। एक ये टोटल डिपेंडेंसी रेशियो वो है, एक ऐसा अनुपात है जो ये बताता है कि काम करने वाली उम्र के 15 से लेकर 64 साल के लोग के मुकाबले आश्रित जनसंख्या जो काम नहीं कर रहे हैं कितनी है। आश्रित जनसंख्या दो तरीके की होती है, 0 से 14 साल जो अध्ययन कर रही हैं वो होते हैं या काम नहीं कर रहे होते, 65 साल। अरे यार, अक्सर अपनी जिंदगी खर्च के लिए दूसरों में देती है। ये बताता है कि काम करने वाले लोगों के लिए कितने लोग आश्रित हैं, यानी करने वाली उम्र पर में 100 लोगों में कितने बच्चे बुजुर्ग आश्रित हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर 1000 काम करने वाले की उम्र में लोग हैं, 1000 काम करने की उम्र के लोग हैं और उन पर 400 बच्चे और 150 बुजुर्ग लोग निर्भर हैं, तो 55 होगा। तो इसका वो 55 होगा कि 100 लोगों में 55 लोग आश्रित हैं। ठीक है।
ठीक है। है ना? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे यंग की कम है। टोटल डिपेंडेंसी हमारे समाज में 10% है, और 40% है कि 100 लोगों पर 40% लोग निर्भर करते हैं। यंग डिपेंडेंसी 36% है। बुजुर्ग डिपेंडेंसी 10.5 है। और हमारे देश में बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ने वाली है। भारत पूरा पूरा होगा तो भविष्य में बुजुर्गों की डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, और बच्चे कम पैदा होंगे तो बच्चों की डिपेंडेंसी कम पड़ेगी। हाई रेशो मोर इकोनॉमिक बर्डन ऑन हाई रेशो मोर इकोनॉमिक बर्डन ऑन वर्किंग एज पॉपुलेशन, लोअर रेशो हाइयर वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, contributing demographic dividend. Economic dependency ratio, measure the economic burden on the working population by considering only economic in, inactive dependent rather than total age based dependent. सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ये दिखाता है कि ये काम करने वाली उम्र के लोग 65 से आर्थिक रूप से आर्थिक कितना बोलेंगे हैं आर्थिक या आर्थिक के मतलब है वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं। या या यार उन्हीं लोगों को ही हैं जो आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं, यानी जो काम नहीं कर रहे होते, इसमें आधिकारिक या कार्यात्मक निर्भर को जोड़ दिया गया कि ना सिर्फ आयु जिंदा हो। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशो और टोटल डिपेंडेंसी रेशो में क्या अंतर है? रेशो में क्या डिफरेंस है? रेशो में क्या डिफरेंस है? टोटल डिपेंडेंसी में कुल आर्थिक जनसंख्या ये अनुपात केवल आर्थिक संदर्भ को जानने की जरूरत है, लेकिन ये देखा जाता है कि कौन आर्थिक संदर्भ में काम करने वाले इंडिया ये जो टोटल में सब देखे जाते हैं, और इसमें इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में वो देखे जाते हैं। पॉपुलेशन मोमेंटम, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू कंटिन्यू ग्रोइंग आफ्टर फर्टिलिटी रेट ड्रॉप टू और गिवन बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ड्यू टू प्रीवियसली हाई proportion ऑफ यंग पीपल। प्लीज इसे अच्छी भाषा में समझा दीजिए। पॉपुलेशन मोमेंटम का मतलब है जब जन्म दर फर्टिलिटी रेट दो दो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली जाती है, फिर भी जनसंख्या बढ़ना जारी रहता है। यह तब तक होता है क्योंकि पहले बहुत बड़ी जनसंख्या में युवा लोग, बच्चे और युवा होते हैं, जिनकी वजह से आगे चलकर भी जनसंख्या बढ़ती रहती है, भले ही हर महिला औसतन बच्चे पैदा कर रही हो। सरल भाषा में अगर किसी सरल भाषा में अगर किसी देश या क्षेत्र में पहले से बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वहाँ की आयु वर्ग संरचना अभी भी बहुत वहाँ की वहाँ तो वहाँ का आयु वर्ग संरचना अभी भी बहुत युवा होगा। इस इस वजह से भले ही अब जन्म दर कमी हो गई हो, लेकिन इन युवाओं के होने बड़े होने के बाद बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या ठीक है। तो अगर किसी देश में पहले से उच्च जन्म दर रहेगी, अब वो घटकर अरे वहाँ बच्चे थोड़ी मर जाएंगे। डेमोग्राफिक inertia, the delayed impact of change in fertility and mortality rates on population size and structure, leading to low adjustment over multiple generations. सिंपल लैंग्वेज में समझाओ।
डेमोग्राफी इनर्शिया का मतलब है जब किसी समाज में जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव होता है तो उसका असर जनसंख्या के आकार और संरचना में तुरंत दिखाई नहीं देता। यह बदलाव समय के साथ धीरे धीरे प्रभाव डालता है और इसके परिणाम नई पीढ़ी के बाद महसूस होते हैं। नई पीढ़ियों के बाद महसूस होते हैं। सरल शब्दों में, अगर जन्म दर घट जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो जनसंख्या का बदलाव धीरे धीरे होगा। इसका असर तुरंत नहीं दिखाई देता क्योंकि जनसंख्या का आकार संरचना समय के साथ धीरे धीरे बदलता है। यह बदलाव कई पीढ़ी तक जारी रहता है क्योंकि नए जन्मों और मृत्यु दर में बदलाव का प्रभाव धीरे धीरे सभी आयु वर्ग में पड़ता है। Demographic inertia include both population growth and decline lag effect। इजी लैंग्वेज में समझाओ। समाज में जनसंख्या बढ़ना और घटना बदलाव विभिन्न चरणों में होता है। ठीक है। जापान वापान में यही हो रहा है इस टाइम। डेमोग्राफिक इनर्शिया हो रहा है। ठीक है। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन प्रपोज बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस इन 1798 has shown the principle of population की आइडिया पॉपुलेशन ग्रो exponentially geometry while वो geometrically while food supply grows arithmetically. This imbalance leads to food shortage, poverty and natural death, famine, war, diseases। ठीक है। पॉजिटिव सेट इंक्लूड ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मॉडल बाय एडल ओरमान 1971 describes shifts in disease pattern as society develops, moving high infectious disease mortality to chronic lifestyle disease related illness। ठीक है। सिंपल सी बात है कुछ वो तो है नहीं। थैंक यू।